दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले 72 घंटे के दरमियान की गतिविधियां हुई है, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने चोरी और सेनाजोरी वाले अप्रोच का परिचय देते हुए लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर भारत को तंग और तबाह करने की कोशिशें की है और उसके लगभग सभी प्रयास निष्फल साबित हुए हैं। उसके बाद अब जिस प्रकार की गतिविधियां आज हुई, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्तर पर हो, राजनयिक स्तर पर, चाहे वो भारत सरकार के स्तर पर हो, और चाहे जिस प्रकार की परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रही है, उससे साफ लग रहा है कि अगले 72 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। और इन 72 घंटों के दरमियान ये तय हो जाएगा कि ये वॉर जो फिलहाल जो सीमा पार और सीमा के ऊपर झड़प के रूप में दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान की तमाम नापाक कोशिशों को भारतीय सेना लगातार विफल करती रही है, इन सब के बीच भारत के शांति प्रयासों को लगातार चोट पहुंचाने की जो कोशिशें हो रही है, उसके बाद अब याचना नहीं तो रण होगा वाली स्थिति तो नहीं आएगी, या फिर पाकिस्तान वास्तविकता को स्वीकार तो नहीं कर लेगा। आज इसी की तफसील से चर्चा करते हैं कि आगामी 72 घंटे इतने महत्वपूर्ण क्यों है, और इन 72 घंटों की बुनियाद तय करने में पिछले 72 घंटे की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण रही है। तो पिछले 72 घंटे की भूमिका पर हम चर्चा करें तो वो बहुत ज्यादा चर्चा करने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है कि 72 घंटों में दरअसल हुआ क्या है। 22 अप्रैल को पहलगाम बैसारन वैली में टूरिस्टों के ऊपर, यानी सैलानियों के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 28 लोग मारे गए। और उसके बाद 28 लोगों की जान लेने के बाद जिस तरह से भारत ने 6-7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के टेरर कैंपों को निशाना बनाया, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखने को मिली, और वो प्रतिक्रिया इस बात की सार्वजनिक पुष्टि करती है कि टेरर कैंपों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी कैंपों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सत्ता और सेना का खुला समर्थन हासिल है। उसके बाद अब कहने को कुछ रह नहीं जाता है। और इन सब के बीच भारतीय सेना की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भारत सरकार का एक औपचारिक बयान भी आज आया। और उसके बाद अमेरिका में और आईएमएफ में भी जो गतिविधियां हुई, जरा इसको सिलसिलेवार ढंग से देखने की कोशिश करें तो कई सारी परिस्थितियां साफ हो जाती है। पहली चीज यह है कि भारतीय सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बता दिया, उससे एक बात तो साफ दिखाई देती है कि पाकिस्तान बड़े हमले की कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश कर सकता है जिस तरह से उसकी तैयारी है, लेकिन इसी में पाकिस्तान उलझता भी जा रहा है। भारतीय सेना का साफ कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने पूर्वी इलाके, यानी भारतीय सीमा के नजदीक के इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, अपने सैनिकों को इकट्ठा करता जा रहा है, इसका साफ मकसद है कि वो बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसकी तैयारियों का कोई फर्क भारत की के ऊपर पड़ेगा, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि भारतीय सेना कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इंडियन एयरफोर्स और भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम, सबने अपनी ताकत का सार्वजनिक इजहार करके, वो भी आक्रमण के लिए नहीं बल्कि आक्रमण से खुद की सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जिस प्रकार से किया है, उसके बाद अब कहने को कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन जो भारतीय सेना की तैयारियां पाकिस्तान को लेकर है, और जिस तरह से लगातार ड्रोन, मिसाइल हमले, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है, उसके बाद अब सैनिकों का जमावड़ा जो पाकिस्तान इधर करता जा रहा है, उसके बाद भारत सरकार की भी, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत सरकार की भी एक औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। और भारत सरकार ने पहली बार औपचारिक तौर पर, कम से कम इस माहौल में पहली बार यह ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी को, किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई को युद्ध का आगाज माना जाएगा। यानी अब अगर कोई घटना ऐसी होती है जो घटना पहलगाम में हुई, तो उसे साफ साफ माना जाएगा कि पाकिस्तान ने युद्ध का निमंत्रण दिया है और भारत उस निमंत्रण को स्वीकार करेगा। इस बयान को का साफ साफ मकसद यही है। लेकिन अब जरा आज की परिस्थिति को देखें कि पाकिस्तान घिरा कैसे है और किस तरह की डिप्लोमेटिक कोशिशें चल रही है, तो उसमें दो तीन बातें क्लियर होती हैं। पहली, पाकिस्तान अंदर में भी घिरता जा रहा है। कैसे घिर रहा है, तो जरा इसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से गतिविधियां चल रही है कि पूर्वी तट पर, जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्वी इलाके में, पूर्वी तट पर नहीं मतलब पूर्वी सीमा पर जिस तरह से सैनिक डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है,
पश्चिमी सीमा पर स्वाभाविक है कि पश्चिम में उसे कटौती करके ही पूरब में भेजना पड़ रहा है। और पश्चिम में कटौती का साफ साफ असर दिख रहा है कि बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी की मांग को लेकर जो संघर्ष कर रहे लोग हैं, वो बलूच लोग कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अपनी गतिविधियां बढ़ाते जा रहे हैं। और अब तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो उनका संगठन है, उसने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस प्रेस विज्ञप्ति को आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। उसने भी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ बता दिया है कि 39 हमले उसने भी किए हैं, उसने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो पाकिस्तान अंदर में घिरता जा रहा है, किस मोर्चे को संभाले भारत के साथ मोर्चे पर, जबकि भारत कोई अटैक नहीं कर रहा पाकिस्तान पर, भारत कोई हमला नहीं कर रहा, बल्कि भारत तो पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों से अपने नागरिकों का बचाव कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो कार्रवाई भारत ने की या पीओके के अंदर जो कार्रवाई की, वो कहीं भी पाकिस्तान आर्मी या सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंपों को निशाना बनाया। जो टेरर कैंप पाकिस्तान में चल रहे थे, जिनके बारे में पुख्ता सूचना थी भारत के पास, उन्हें ही निशाना बनाया था। तो जिस तरह से पाकिस्तान पूर्वी इलाके में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, पश्चिम में उसकी दुश्वारियां बढ़ती जा रही है, बलूच ताकतवर होते जा रहे हैं। अब वो करे तो क्या करे, आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति उसने खुद की अपनी बना रखी है। तो आगे क्या करेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। लेकिन इस दिलचस्प खेल के बीच जरा आप ध्यान देने की कोशिश करें तो एक दो बातें और साफ हो जाती हैं। और वो क्या है? पहली चीज ये है कि आईएमएफ ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.4 बिलियन डॉलर का लोन पाकिस्तान को पास कर दिया है, मंजूर कर दिया है। भारत के विरोध के बावजूद मंजूर किया है। क्या कारण है इस लोन को दिए जाने का? भारत ने खुला विरोध जताया। ये अलग बात है कि आईएमएफ में जो परंपरा है, आप विरोध करके वहां विरोध में वोट नहीं डाल सकते। विरोध के करने वालों को एकमात्र ऑप्शन चुनना होता है, वो होता है नो वोट का। भारत ने नो वोट का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने तमाम बड़ी ताकतों के समर्थन के बूते 1.4 बिलियन डॉलर का लोन मंजूर करा लिया। अब इस लोन के पीछे स्वाभाविक है कि कौन सी मानसिकता हो सकती है, लोग जानना चाहेंगे। सभी जानते हैं कि आईएमएफ की जो गतिविधियां हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिस रूप में कहें उस पर अमेरिकी प्रभुत्व है। और अमेरिका कहीं ना कहीं उसकी कोशिशें कामयाब हो या ना हो, अमेरिका ये कोशिश कर जरूर रहा है कि ये मामला किसी तरह से ठंडा पड़ जाए, ये मामला युद्ध तक ना चला जाए, ये ओपन वॉर की स्थिति ना हो जाए। इससे अमेरिका कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को इस तंगहाली में, जहां पर पेट्रोल पंपों में लगने लगी है, सेना के लोग पेट्रोल पंपों की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं ताकि सप्लाई चेन दुरुस्त हो सके। ये हालत पाकिस्तान की हो गई है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। उस स्थिति में पाकिस्तान की सप्लाई चेन और तंगहाली और भुखमरी की कगार पर खड़े पाकिस्तान को और दिक्कतें ना आए, ये सोच करके आईएमएफ ने, अमेरिकी प्रभुत्व वाले आईएमएफ ने जब लोन दिया है, तो क्या अमेरिका ने पर्दे के पीछे कोई डील करी है? स्वाभाविक है कि भारत हमेशा से कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है। और जब वो द्विपक्षीय मुद्दा कश्मीर को मानता रहा है, तो वो किसी तीसरे के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा किसी तीसरे के हस्तक्षेप को न्योता देता रहा है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिकी दबाव के सामने झुक तो नहीं रहा है। और इसके पीछे अमेरिका ने कोई प्रॉमिस, तो कोई वादा तो नहीं लिया है, ये मुझे नहीं पता, शायद भारत सरकार को भी पता नहीं होगा। लेकिन सरकार को क्या पता है, नहीं पता है। आमतौर पर ऐसी बातें सब कुछ सार्वजनिक नहीं होती, पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जाती, लानी भी नहीं चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी घटना और हुई है। और ये बड़ी घटना इस बात का इशारा करती है कि पाकिस्तान में बड़े बदलाव की गुंजाइश दिखाई दे रही है। और वो बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्थिति को और ज्यादा कमजोर करने वाला है भविष्य में। बड़ा बदलाव क्या है, इसकी आहट अमेरिका को सबसे पहले दिख गई। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रॉबियो ने सीधे सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की है। अब कोई भी सोच सकता है कि पाकिस्तान में एक निर्वाचित सरकार है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, उनकी कैबिनेट है, उनके विदेश मंत्री है, उनके रक्षा मंत्री है, सब कुछ है उनके। इसके बावजूद एक दूसरे देश की सरकार के विदेश मंत्री को सीधा सीधा किसी दूसरे देश के आर्मी चीफ से डायरेक्ट क्यों बात करनी पड़ी?
स्वाभाविक है कि आर्मी चीफ से इसलिए बात करनी पड़ी क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में सरकारें कठपुतली होती है, असली ताकत आर्मी के पास होती है। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो बातचीत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इस हालात को से बाहर निकलने के लिए एक गुजारिश या निर्देश, आप जिस शब्द को उचित समझे अपने हिसाब से समझ सकते हैं, उसका इस्तेमाल अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए किया है। लेकिन इसके उलट भारत की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से जो लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है, उस लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए किसी की भी हिमाकत नहीं हुई कि यहाँ के सेना प्रमुख से वो बात करने की कोशिश करे। क्यों करेगा? भारत में सत्ता सिविलियन के हाथ में है, सत्ता लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में है। और उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच से निकले विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी विदेश मंत्रालय ने, अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बात की। और जिसके बाद जयशंकर का ये ट्वीट भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको इसका हिंदी तर्जुमा यदि मैं आपको आसान और सरल शब्दों में बताऊं तो जयशंकर साहब साफ कह रहे हैं कि भारत ने हमेशा की तरह जिम्मेदारी पूर्ण रवैये का निर्वहन किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। ये एक भारत सरकार की आज से नहीं, ये लाइन 1947 से है, जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इस बीच में 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री आए और गए, आगे भी प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, विदेश मंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत की जो पॉलिसी रही है कि हम दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते और कोई हमें शांति का पाठ न पढ़ाए, हमने कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। इस बात को नपे तुले शब्दों में विदेश मंत्री ने अमेरिका को बता दिया है और उसी की एक झलक भर अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। अब सवाल उठता है कि इस माहौल में अगले 72 घंटे क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? तो अगले 72 घंटे इस माहौल में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से जमावड़ा करता जा रहा है भारतीय सीमा पर अपने सैनिकों का, और कहीं कहीं तो चीनी मिसाइलें भी कहा जा रहा है कि मिली है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि कुछ बाहरी मिसाइलें पाकिस्तान में जो जो अटैक करने की कोशिश की है, उसके गोले वगैरह जो कहीं गिरे हैं, उसके इक्विपमेंट्स वगैरह जो कहीं मिले हैं, गिरे हैं, उसे लोग दूसरे देश का होने का दावा कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की अपनी ताकत नगण्य है? अपनी ताकत के बूते वो लड़ नहीं सकता? क्या वो उधार के सैनिक, उधार की टेक्नोलॉजी और भीख के बूते लड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या उसके पीछे कोई और ताकत है? ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अगर पाकिस्तान ने आज की भारत सरकार के औपचारिक ऐलान के बाद कि किसी भी आतंकी कार्रवाई को अब युद्ध का आगाज माना जाएगा और जिस तरह से पाकिस्तान जमावड़ा कर रहा है, अब अगर कोई भी छोटी सी घटना होती है तो स्वाभाविक है कि एक वॉर में तब्दील होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अब वॉर में तब्दील होने से नुकसान किसका होगा, इस पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। स्वाभाविक है कि चाहे अमेरिका युद्ध लड़े या भारत युद्ध लड़े या सोमालिया जैसा भूखा नंगा देश युद्ध लड़े, कोई भी युद्ध लड़ेगा तो ताकतवर को भी नुकसान होना तय है, कमजोर का बर्बाद होना तय है। तो अभी के युद्ध में अगर ये फुल फ्लेज वॉर की नौबत आती है, उम्मीद है कि शांति का पाठ पाकिस्तान पढ़ लेगा। लेकिन यदि नहीं पढ़ पाता है और ये युद्ध की नौबत आती है तो पाकिस्तान की बर्बादी करीब करीब तय है। पाकिस्तान के अंदर से विघटन की बुनियाद पड़नी भी तय है, जो अभी करीब करीब बलूचिस्तान के मामले में तो पड़ चुकी दिखाई देती है। लेकिन इसके आगे की परिस्थितियों को देखें तो एक तरफ पाकिस्तान के पास फुल फ्लेज वॉर से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील और भारत सरकार की भलमनसाहत के सामने उसका मान रखने के सिवा कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता। लेकिन ये बात तो हम तभी कर सकते हैं जब पाकिस्तान लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के पूर्ण नियंत्रण में काम कर रहा हो। पाकिस्तान तो एक गैर जवाबदेह सेना के नेतृत्व में काम कर रहा है, जो किसी वोट से नहीं चुनी जाती, जो कहीं ना कहीं सैनिक जनरल इसे अपनी ऐशगाह के रूप में पाकिस्तान को जिस तरह से देखते रहे हैं, उस तरह से पाकिस्तान की आर्मी के लोगों की जो भूमिका रही है कि सत्ता को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करो, वक्त आए तो पर्दे से आगे कंट्रोल करने की स्थिति में चले जाओ, जैसे अयूब खान ने किया, याहिया खान ने किया, जियाउल हक ने किया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। तो क्या ये स्थिति अगले आर्मी चीफ की हो रही है? आर्मी चीफ की ये स्थिति हो सकती है क्योंकि अमेरिका भी अब सीधे सीधे बात कर रहा है किससे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। उसे इस बात का एहसास हो चुका है और इस बात को कि तस्दीक यदि करनी हो तो जरा 1999 के साल में चलिए,
जब नवाज शरीफ से बात करने के साथ साथ करगिल के समय में पाकिस्तान ने अमेरिका ने उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से बात करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे एहसास हो चला था कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सत्ता जो नवाज शरीफ की थी उसके नियंत्रण में सब कुछ नहीं है, नियंत्रण में आर्मी की चीजें हैं। और कुछ हफ्तों के बाद लोगों ने देखा कि परवेज मुशर्रफ ही पाकिस्तान की सत्ता के सिरमौर के तौर पर दिखाई पड़े। आज भी वही स्थिति दिख रही है कि ये वॉर यदि आगे खींचा तो स्वाभाविक है सेना की पकड़, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की सेना, सरकार, सबकी छवि तो बर्बाद होगी ही, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता पर सेना के कंट्रोल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। और यदि ये युद्ध नहीं होता है, शांति प्रयासों को बल मिलता है, तो एक आशंका और दिखाई दे रही है कि डी एस्केलेशन की स्थिति में, यानी युद्ध नहीं होने और सामान्य परिस्थितियों की तरफ लौटने की स्थिति में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की तो विदाई होगी ही, कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की सरकार की भी विदाई होगी और नया आर्मी चीफ पाकिस्तान का डी फैक्टो या डी ज्यूर, यानी किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पाकिस्तान की सत्ता के सिरमौर के तौर पर स्थापित होता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए इस बात को अब कहा जा रहा है कि पिछले 72 घंटे के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसमें अगले 72 घंटे के दरमियान पाकिस्तान की अगले 1-2 दशक की पूरी बुनियाद, उसका पूरा बुनियादी ढांचा, उसकी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां, इन सब का खाका देखने को मिल सकता है कि कैसा पाकिस्तान 2025 के आगे अगले 1.5-2 दशक के लिए दिखने वाला है। क्या वो अपने अस्तित्व के साथ दिखेगा जो आज उसका नक्शा है? क्या वो इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप वाली डेमोक्रेसी के रूप में दिखाई देगा, या एक बार फिर शहबाज शरीफ के हाथ से निकलकर किसी दूसरे डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के हाथ चला जाएगा, या सीधे सीधे आर्मी के नियंत्रण में चला जाएगा? आम आदमी की जो स्थिति पाकिस्तान में है वो बताने की जरूरत नहीं है। 700 रुपए में पाकिस्तान का आम आदमी सरसों तेल खरीद रहा है, 40-45-50 लाख में वैगनार जैसी गाड़ियां खरीद रहा है, और उसकी स्थिति तो ये है कि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने इस तरह से पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी के बीच में 1.4 बिलियन के लोन के लिए गिड़गिड़ाता हुआ दिख रहा है। तो ये गिड़गिड़ाने की प्रवृत्ति और बढ़नी तो तय है, लेकिन पाकिस्तान के भविष्य का जो सवाल है, उससे उसके मुस्तकबिल का जो सवाल है, वो किस रूप में सामने आना है, ये 72 घंटे में तय हो जाना है। और इस 72 घंटे को देखते जाइए, भारत के लिहाज से भी अहम है क्योंकि जमावड़ा पाकिस्तान तेज कर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिहाज से भी अहम है क्योंकि दक्षिण एशिया में आज के दौर में यदि पूर्ण युद्ध की स्थिति सामने आती है तो ये स्थितियां वैश्विक शांति के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े आघात के तौर पर सामने आएगी। और क्या वैश्विक समुदाय उस आघात को सहने के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है। युद्ध की बातें करना जितना आसान है, युद्ध की परिस्थितियों के बीच में खुद को पाना न तो अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र के लिए, या दुनिया के किसी भी बड़ी ताकत के लिए, या किसी भी गरीब, लाचार और बेबस राष्ट्र के लिए ये परिस्थिति आदर्श नहीं हो सकती। शायद इस बात को पाकिस्तान अब तक महसूस नहीं कर पाया है, क्या पता आगे भी महसूस करे या ना करे। इसी का लिटमस टेस्ट अगले 72 घंटे में होना है। देखते जाइए, डी एस्केलेशन होता है यानी युद्ध से बुद्ध की तरफ पाकिस्तान लौटता है, या फिर वॉर एस्केलेट कर ले, लड़ाई को और के माहौल को और हवा देने की स्थिति की तरफ पाकिस्तान जाता है। तो दिल थाम कर इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि किस तरह की परिस्थितियां हाल फिलहाल निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।